हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। हम आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इसमें सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे 1789 की फ्रांस की क्रांति, जो राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका अदा करती है। फ्रांस की क्रांति इसमें 1789 में हुई थी। ये आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि कई बार MCQs में 1700 क्रांति कब हुई थी या फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 की क्रांति कौन सी क्रांति से जाना जाता है, ऐसी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति में। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी। यानी राजा के हाथ में जो भी ताकतें होती थी, राजा के जो पावर थी, वे सभी पावर राजा से लेकर नागरिकों के हाथ में सौंप दी गई थी। क्योंकि राजतंत्र में सभी पावर जो होती है, जितनी भी शक्तियाँ होती है, वह राजा में निहित होती है। फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी पहली क्रांति थी यूरोप के अंदर जिसमें पहली बार नागरिकों को पावर सौंपी गई। इसमें सारी शक्तियाँ किसको? नागरिकों को दी गई। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले एक राजा था, वो राजा भी कौन था? निरंकुश शासक था। निरंकुश राजा ऐसा राजा होता है जो किसी की नहीं मानता, जो भी उसे करना होता है अपने लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं, अपनी बुद्धि, अपने मन से करता है। उसे किसी प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसे राजा को निरंकुश राजा कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोग में सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। राष्ट्रवाद हमने पढ़ा था कल। राष्ट्रवाद होता है देश के प्रति प्रेम। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जो ये आपकी नेपोलियन संहिता जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है। इसमें आगे पढ़ेंगे हम कि नागरिक संहिता क्या थी, नेपोलियन संहिता क्या थी, इसमें क्या क्या बदलाव करे गए, आगे देखिए। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। जो सामूहिक पहचान है यानी राष्ट्र की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, इसमें ये पढ़ेंगे हम। देखते हैं। प्रत्येक राज्य में स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। एक तो पहला काम ये था। दूसरा, फ्रेंच भाषा राजभाषा घोषित कर दी गई, राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई, जिससे कि सभी को अपनी भाषा, मातृभाषा से सभी को प्रेम होता है। जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है तो सभी हमें गर्व होता है कि हमारी हिंदी है। बल्कि आजकल तो लोग सोचते हैं अंग्रेजी बोल करके हम बहुत बड़े अंग्रेज हो गए, अपना इम्पैक्ट जमाने के लिए बोलते हैं। लेकिन शुरुआती अंततः हम हिंदू है, हिंदुस्तानी है, और हमारी राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी हिंदी, केवल राजभाषा है। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। यानी एक ऐसी व्यवस्था, प्रशासनिक होता है जो शासन, कानून की जो व्यवस्था होती है वो ऐसी लागू करी गई कि जिसमें सभी के लिए समान कानून हो। पहले क्या होता था? उच्च वर्ग के लिए अलग कानून बनाया गया था, निम्न वर्ग के लिए कानून अलग था। कि उच्च वर्ग के पास तो बहुत सारी शक्तियां थी लेकिन निम्न वर्ग के लिए नहीं थी। अब की बार क्या हुआ? निम्न वर्ग और उच्च वर्ग सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया। जैसे इंडिया के अंदर है, चाहे कोई जाति, धर्म, किसी भी लिंग का कुछ भी हो, मतलब स्त्री पुरुष हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक नज़र से देखता है हमारा भारतीय संविधान के। उसका कहना है हम सभी क्या है? भारतीय है। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू करी गई।
आंतरिक आयात निर्यात, आंतरिक मतलब अपने ही राज्य के अंदर कोई भी वस्तु हमें मंगानी है तो आयात कहलाएंगे, अगर हमें किसी दूसरी जगह भेजनी है तो उसे निर्यात कहेंगे। वो सीमा शुल्क है, जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम भेजते हैं तो उसे शुल्क के रूप में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जैसे हमारा टोल टैक्स वगैरह होता है ना, ऐसे ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भेजते हैं तो उसे सीमा शुल्क बोलते हैं। यहाँ पे टैक्स वगैरह होता है। भार नापने की और मापन की, जो भी कुछ मापना है उनकी व्यवस्था एक करी गई। स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब के गठन किए गए, जिनको क्या कहा गया, जैकोबिन। ऐसा भी आ सकता है कि उसमें आ जाता है कि जैकोबिन क्या है, जैकोबिन क्लब क्या थे, आप कह देंगे उसमें लिख देंगे कि स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के द्वारा जो भी समर्थन के रूप में क्लब बनाए गए वे ही जैकोबिन क्लब कहलाए। अगला है, फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में, फ्रांस की जो आर्मी है ना, उसको समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली जाए, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश थे और सभी में लगभग हर जगह क्या था, राजतंत्र चलता था। इसकी शुरुआत करी फ्रांस ने। फ्रांस में सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, तो इन्होंने सोचा जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें भी सुधार हो, उनकी भी शासन व्यवस्था में कुछ सुधार है, तो उन्होंने अपनी सेना जो है आसपास के क्षेत्रों में भेज दी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। अशोक ने भी श्रीलंका, चाइना में अलग अलग जगह अपने फॉलोअर वो भेजे थे व्यक्तियों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे ही इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए भेजा। अगला है हमारा फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या क्या थी इसकी, अब देखिए। सबसे पहली थी संविधान आधारित शासन। संविधान आधारित शासन कैसा होता है, देखो जैसे हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियमों तथा कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिसके द्वारा उसकी शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी संविधान नियमों तथा कानूनों का एक ऐसा लेखा जोखा वो होता है, किताब होती है जिसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है, यानी संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं कार्य करा जाता। और राजतंत्र में जो भी राजा के मन में आए वो कर दिया जाता था। तो फ्रांस की क्रांति में जब राष्ट्रवाद हुआ तो वहाँ पे संविधान आधारित शासन चला। फिर दूसरा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार हुए, यानी इक्वालिटी की भावना करी गई कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को स्वतंत्र करा गया जिससे कि वे अपनी मर्जी से कार्य कर सके, पढ़ लिख सके, व्यापार कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके। ये हुआ बंधुत्व, यानी सभी में भाईचारे की भावना का विकास किया गया। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, देखिए आपने देखा होगा जो फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया। आप हमारे यहाँ देख लिए, हमारा जो तिरंगा झंडा है हम उसका कितना सम्मान करते हैं। जब भी 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हम अपना झंडा फहराते हैं स्कूल वगैरह में, तो हम देखते हैं उस दिन नया जोश पैदा होता है अपने तिरंगे को देखकर। ऐसे ही बिल्कुल वहाँ पे फ्रांसीसी में झंडा बनाया गया जिससे कि सभी व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सके। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आंतरिक आयात निर्यात से शुल्क समाप्त कर दिए गए, यानी उससे पहले जो है आने जाने के लिए कोई भी वस्तु अगर मंगा रहे हैं अपने क्षेत्र में और दूसरी जगह भेज रहे हैं तो आंतरिक यानी अपने ही क्षेत्र के, अपने जो राज्य है उसी में ही शुल्क लगते थे, वे समाप्त कर दिए गए। माप तौल की एक समान व्यवस्था कर दी गई। ऐसा नहीं है भाई मतलब हर जगह पे, यहाँ पे तो माप तौल की व्यवस्था अलग है, उस क्षेत्र पे दूसरे पे अलग है, यानी सब जगह एक ही कर दी गई। दूसरी है फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा। ये यहाँ को है भाई, को फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया, यानी
साझा भाषा फ्रेंच बना दिया गया कि सभी लोग जो है फ्रेंच सीखेंगे और फ्रेंच के द्वारा जुड़ेंगे एक दूसरे से। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ने के लिए क्या रखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज लगभग सभी देशों, बहुत सारे देशों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे देश से। अब देखो हम यहाँ इंडिया में क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, तमिलनाडु में तमिल है। अगर दोनों तमिलनाडु वाले व्यक्ति को और इंडियन को बात करनी है, या फिर हमें चाइना में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी बात करती है, तो वो विदेश में भी उस पर इंग्लिश तो आती होगी ज़रूर। अगर वो उस पर आती है चाइनीज़ भाषा, चाइना वाले पे हम पे आती है हिंदी, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे भाषा बनेगी फ्रेंच। नेपोलियन का शासनकाल, ये इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन का कई बार आ जाता है एग्जाम में। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। देखो पहले तो क्या था, क्रांति हुई, क्रांति के बाद में सारी जो शक्तियाँ हैं किसके हाथ में आ गई, प्रजा के हाथ में आ गई। लेकिन फिर दोबारा से जब नेपोलियन ने फ्रांस पर राज्य किया तो उसने प्रजातंत्र को हटा के दोबारा से राजतंत्र स्थापित कर दिया। नेपोलियन के समय व्यापार, आगमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुए। उसमें जैसे मान लिया संचार के हैं साधन, व्यापार के हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा उसने सुधार किए। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। और कर होता है टैक्स, ये टैक्स जो है, टैक्स को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित की। आपने देखा होगा, आपके पिताजी या आपके दादाजी से पूछना कि इंडिया के अंदर भी पहले ऐसा ही था, ट्रक भर के आते थे और मतलब आते थे, और जो भी कोई हेल्थी सा लगता था, हाइट वगैरह ठीक थी, तो उसे ही भर्ती कर लेते थे अंग्रेजों के ज़माने में। ऐसा सुनने को मिला है हमें भी। ऐसे ही यहाँ पे था फ्रांस में, जब नेपोलियन ने क्या करा, जबरन भर्ती कर लेते थे जो भी योग्य व्यक्ति है। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। जो नागरिक संहिता कौन सी, वे संहिता है जो नेपोलियन ने बनाई थी। नेपोलियन संहिता के नाम से जानेंगे या फिर नागरिक संहिता के नाम से जानेंगे इसको। इसकी विशेषताएं क्या थी देख लेते हैं। पहला है जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार कैसे है, जैसे राजा का पुत्र राजा बन जाता है, ऐसे अधिकार खत्म कर दिए। पहले देखा होगा भाई, ये राजा था, उसका पुत्र राजा बन गया, चाहे वो योग्य हो या ना हो। लेकिन अब ऐसे अधिकार नहीं है, राजा का पुत्र राजा नहीं है, उसे कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी बनेगा। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना गया। प्रशासनिक विभाजन जो कानून व्यवस्था थी, वे विभाजनों को उनको सरल बना दिया गया। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिल गई। किसानों में दासत्व होते हैं, वे बंधुआ मजदूर बना लिए जाते थे। और जमींदारी शुल्क से मुक्ति, जमींदारी में शुल्क देना पड़ता था जमींदारों को कुछ, ये आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। शहरों में कारीगरों की श्रेणी में संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जो कारीगर थे ना शहर में, वहाँ पे श्रेणी संघ होते थे जो इन कारीगरों पर नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे। अभी देखो जागीरदार कौन होते थे, ये जागीरदारों के तहत किसानों, जमींदारों, उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान पर कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था, उसे जागीरदारी कहा जाता था। किसान हो, जमींदार हो, उद्योगपति हो, जो भी तैयार माल हुआ उस पर कुछ हिस्सा कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। आज भी देना पड़ता है वो तो। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद तुमने देखा होगा, जब भी कोई ज़्यादा पुरानी बातों में उलझा रहता है उसे रूढ़िवादी बोलते हैं। ये रूढ़िवाद देख लो, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित स्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी ये ऐसी होती है परंपरा। देख लो क्या वो परंपरा होती है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दी जाती है, वे ही परंपरा कहलाती है। और ये रूढ़िवादिता उन्हीं परंपराओं में फंसे रहते हैं। नई जो चीज़ें हैं उनमें इतनी जल्दी ये जुड़ नहीं पाते, उन्हीं में ही रहते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद,
देख लेते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप, ये यूरोप नहीं है भाई, यूरोप है, यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। यानी 1815 तक ही किया था, 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन का शासन रहा। नेपोलियन से बाद में फिर के दोबारा से जो सत्ता है वो उच्च वर्गों के पास में पहुंची, और इन्होंने क्या काम करा, फिर से रूढ़िवादी हो गई। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाओं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी। पारंपरिक संस्थाएं, परिवारवाद, यही उच्च वर्ग वाला सिस्टम था जो परंपराएं बनी हुई थी। जैसे पहले निम्न वर्ग के पास कोई पावर नहीं थी और केवल उच्च वर्ग जो था उसके पास ही सारी पावर थी, क्योंकि जो व्यक्ति पावरफुल है वो अपनी पावर छोड़ना ही नहीं चाहता। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता हुआ जिसका नाम था वियना संधि। अब वियना संधि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियना संधि में जितने भी नियम बनाए गए थे नेपोलियन के द्वारा वे सब खत्म कर दिए गए थे। इसे ही वियना संधि या वियना समझौता कहते हैं। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस क्या है? 1815 में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपियन शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब ये याद रखना आपको, नेपोलियन को हराने वाले कौन थे? 1815 में नेपोलियन को हराया गया था ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया, ये यूरोप के देश थे जिन्होंने मिलकर हराया था अकेले नेपोलियन को। इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गए, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना आप। कौन कौन से थे? पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। देखो, फ्रांस की जो सीमा थी उसके चारों तरफ, जैसे सपोज करो आप ये फ्रांस है, ये रुकिए एक मिनट, ये फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस को अगर इधर उधर कोई भी वो करना है, विस्तार करना है, अब इसमें कुछ देश यहाँ बना दिए, कुछ यहाँ, ये ऐसे मिला दिए देश, ऐसे मिला के देश, उनको क्या काम करा, उसके यहाँ देश बना दिए। अब जब देश चारों तरफ को बन गए, सबका तो विरोध नहीं कर सकता, तो इसलिए उसका विस्तार नहीं हो सकता था भविष्य में। अब जा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। तीसरा, राजतंत्र की को जारी रखा गया, यानी फिर से राजतंत्र आ गया। राजतंत्र मतलब राजतंत्र तो नेपोलियन के समय में भी था, तभी तो जारी रखा है ना, तो उसने लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र लाया था और राजतंत्र को जारी रखा गया। अब देख लेते हैं हम वियना संधि की विशेषताएं क्या थी। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं क्या थी? फ्रांस में बुर वंश को पुनर्स्थापना मिल गई, यानी जो वंश था, राजवंश था, राज्य व्यवस्था चल गई, फिर के दोबारा से उन्हीं के हाथ में आ गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। रूढ़िवादी व्यवस्था यानी पुराने वाली जो भी व्यवस्था थी वही व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। देखो फ्रांस को कितना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पे जो नेपोलियन ने जीते थे, अपने आस पड़ोस के जो राज्य थे उन पर जो अधिकार प्राप्त करा था वे सब खो दिए। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना करी गई। अब कल जो नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे दोस्तों, यूरोप में क्रांतिकारी, गणतंत्र के बाद कानून व्यवस्था और उसके बदलाव, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, कुछ चीज़ें हम कल देखेंगे, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।